हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। हमने ये देखा था कि कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि जो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं कि उनके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। यानी आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नेमिंग कैसे की जाती है, यानी नोमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो नोमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये तीन टाइप से करते हैं। फर्स्ट इज सिस ट्रांस सिस्टम, सेकंड इज सिन एंटी सिस्टम, थर्ड इज ईजेड सिस्टम। तो जैसा लिखा हुआ है पहले आप साथ के साथ लिख लो और फिर फर्स्ट हमें स्टार्ट करना है सिस ट्रांस सिस्टम से। ये लिखने के बाद सबसे फर्स्ट हेडिंग डालो सिस ट्रांस सिस्टम। सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या आएगी? सिस ट्रांस सिस्टम। और मेरे साथ साथ लिख लेना, ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, इजीली आप साथ के साथ कर सकते हो। तो साथ के साथ लिखोगे, इसमें लिखो अप्लीकेबल व्हेन। कब अप्लीकेबल है ये सिस्टम? अप्लीकेबल व्हेन एट लीस्ट टू सेम एटम और ग्रुप, तो एटलीस्ट टू सेम एटम और ग्रुप आर प्रेजेंट एट RRS, यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। जब RRS पे कम से कम दो सेम ग्रुप या एटम प्रेजेंट हो तब आपका सिस ट्रांस सिस्टम अप्लीकेबल है। कैसे, मैं समझा देता हूं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए ये मेरे को दे दिया जाए, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। ये इसके अराउंड ये चार बॉन्ड ऐसे बनेंगे। मान लीजिए ए यहाँ पे आ जाए, ठीक। तो इसमें हम क्या कहेंगे? सेम ग्रुप सेम साइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? तो सेम ग्रुप सेम साइड है तो इसको सिस कहते हैं, ये कहलाएगा सिस। और इसके नीचे लिख लेना, इसको सिस क्यों कहा? बिकॉज सेम ग्रुप सेम साइड है, ठीक। और ये ध्यान रखना आपको, सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो सिस। और मान लीजिए दोनों सेम ग्रुप जो हैं ये आपके अपोजिट साइड अगर हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाए, अगर RRS के अपोजिट साइड ऐसे हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांस सिस्टम कहते हैं। ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। ये सिस आइसोमर, ये ट्रांस आइसोमर। और इसमें क्या होता है? सेम ग्रुप अपोजिट साइड। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब देखो कैसे करते हैं, ये सिंपल है, ये साथ के साथ लिख लो, कोई ज्यादा टफ तो है नहीं, ये बहुत सारे बच्चों को आता भी है। जैसे मान लीजिए मेरे को एक एग्जांपल दे दिया जाए, ये दे दिया मान लीजिए मेरे को, यहां पे मान लीजिए मेरे को ये दे दिया CH3H, ये और ये दे दिया CH3H। तो मैं इसको क्या कहूंगा? देखो दोनों ग्रुप, दोनों मिथाइल सेम साइड है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है। जरूरी नहीं है कि दो ही हो, ये भी सेम हो सकते हैं, ये भी सेम हो सकते हैं। जैसे इसमें है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, सेम ग्रुप सेम साइड, क्या समझेंगे? सिस। इसको हम बोलते हैं सिस ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। ब्यूट टू इन, ये तो पता ही है, टू ब्यूटिन है ये, ब्यूट टू इन बोल दो, टू ब्यूटिन बोल सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे वैसा बोल दो, दोनों ही ठीक है, ठीक। नेक्स्ट अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे बना देते, ये ऐसे बना देते, तो इसको क्या कहते हैं आप? देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, अंडरस्टूड है, तो आप इसको कहते हैं ट्रांस टू ब्यूटिन या ट्रांस ब्यूट टू इन। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो बेशक, ट्रांस टू ब्यूटिन, है ना। इसको भी ऐसे लिख लेना बेशक, सिस टू ब्यूटिन, जैसा आपको अच्छा लगे। ये ऐसा भी लिख सकते हो, मैंने दोनों आपको लिख के दिखा दिया। आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिस टू ब्यूटिन और ट्रांस टू ब्यूटिन, दोनों ही ठीक है। समझ आ रही बात? तो ये तो इजी है, आप सब समझते हो, इजीली हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जांपल इसके करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को अगर ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाता है COOH और यहाँ पे COOH, तो आपको पता है दोनों COH ग्रुप सेम साइड है, तो 4 कार्बन की चेन है, ठीक। और डबल बॉन्ड है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको सबसे पहले बोलेंगे सिस, फिर क्या बोलोगे? ब्यूट, सिस, ऐसे बोल सकते हो, सिस टू ब्यूटिन डाइओइक एसिड। अब आप बोलेंगे सर आपने 1,4 नहीं लिखा, लिखना चाहो लिख लो, वैसे अंडरस्टूड है कि ये 1 फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे ही आएगा, 1,4 डाइओइक एसिड, ऐसा भी लिख सकते हो।
बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, सॉरी यहां पे ये और यहां पे नीचे दे दिया, तो इसमें क्या करोगे आप? ये क्या है? ट्रांस है, तो इसको क्या लिखोगे? ट्रांस 2 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। बिकॉज ट्रांस क्यों लिखा? COH, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आपको इसका कॉमन नेम जो है आपको याद होगा, मेलिक एसिड है, और इसका कॉमन नेम क्या है? फ्यूमेरिक एसिड। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, अभी तो हमने देखा, देखो सेम ग्रुप से दोनों, ये सेम ग्रुप सेम साइड, इधर दोनों हाइड्रोजन है, ये COH अपोजिट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट। मान लीजिए ऐसा आ गया एग्जाम में, मान लीजिए ऐसा आ जाए, यहाँ पे CH3 यहाँ पे Cl, ये दोनों अलग ग्रुप लगा दिए, या ऐसे लगा दे, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, ऐसा अगर कर दे तो इसमें भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो बस ये देखना है कम से कम 2 सेम ग्रुप हो। तो सेम ग्रुप सेम साइड है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, जिसमें सेम साइड है वो सिस कहलाएगा, जिसमें अपोजिट साइड है वो ट्रांस कहलाएगा। समझ आ रही बात? मान लीजिए एग्जामिनर आपको ऐसा बना के दे दे, ये दे दिया, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन ऐसे दे दिया उसने, तो आप क्या समझोगे? दोनों मिथाइल बाहर की ओर है, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो यहां पे ना जैसे, अरे ये हम ये बनाते हैं ना, ये जो हमने बनाया ये मिथाइल तो लगे हैं, तो इसको हमने ऐसे शो कर दिया ना, एक ही बात है। बात समझ रहे हो ना? अब हमने ये दिखा दिया कि दोनों मिथाइल बाहर की ओर है, प्लेन से बाहर की ओर है, तो ये क्या कहलाएगा? सिस कहलाएगा। और मान लीजिए इसी केस में ऐसा रहता, अगर क्या रहता इसमें, एक बाहर की ओर और एक मिथाइल अंदर की ओर रहता, तो आप इसको ट्रांस आइसोमर बोल देते हैं। तो ऐसे करते हैं। ठीक, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा देते आपको, एग्जामिनर ये पूछ ले कि बताओ भाई ये सिस है या ट्रांस है, ऐसा दे के पूछ ले। यहां पे क्या किया उसने? यहां पे Cl दे दिया और यहां पे Br दे दिया। अब क्या बोलोगे? सिस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर है? तो अब आप क्या करोगे? आप देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, यहां पे इसके अपोजिट क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, और यहां पे इसके उसके डैश पे हाइड्रोजन, इसके वेज पे हाइड्रोजन, तो अपोजिट हाइड्रोजन क्या लगा हुआ है? अपोजिट लगा हुआ है। अपोजिट लगा हुआ है तो क्या बोल दोगे? ट्रांस, ऐसे बोलते हैं। ये इतना आसान सा है, इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं सिन एंटी सिस्टम पे। नेक्स्ट लिखो सेकंड टाइप, सिन एंटी सिस्टम। तो हेडिंग डाल दो सबसे पहले, सिन एंटी सिस्टम। सिन एंटी सिस्टम, इसमें क्या करोगे? पहले लिख लो कब अप्लीकेबल है? अप्लीकेबल व्हेन एटलीस्ट वन लोन पेयर इज प्रेजेंट एट RRS। लिख लो अप्लीकेबल व्हेन एटलीस्ट वन लोन पेयर इज प्रेजेंट एट RRS। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो देखो लोन पेयर किस में आता है? ऑक्साइम्स में आता है, और उसके साथ एजो कंपाउंड में आता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे ऑक्साइम। तो ऑक्साइम सबसे पहले पढ़ेंगे हम, और ऑक्साइम में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डोक्साइम्स। तो एल्डोक्साइम में क्या होता है आपको पता है? ऑल एल्डोक्साइम एक्सेप्ट एल्डोक्साइम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। सो क्या करेंगे? ऑल एल्डोक्साइम एक्सेप्ट ऑक्साइम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, ये कल ही हमने पढ़ लिया था। बस आज तो अपने को दिखाना है। जैसे आपको पता है ये क्या है? RCHO ग्रुप है आपका। ठीक, इसमें क्या है? H2NOH। यहां पे ये यहां से वाटर निकल जाता है, क्या बनता है? ये बनेगा आपका C, यहाँ पे R, यहाँ पे H, ये डबल बॉन्ड N, और ये लोन पेयर, और ये OH। ठीक, अब अपने को कैसे पता चलेगा सिन कौन है एंटी कौन है? यही अपने को पढ़ना है। तो इसमें आपको देखना है, मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए, सिन किसे कहेंगे? सिन उसे कहेंगे व्हेन सेम ग्रुप, व्हेन H and OH आर प्रेजेंट ऑन
सेम साइड। ठीक, समझ आई बात? तो उसको क्या कहेंगे? सिन सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट है एंटी। एंटी किसे कहेंगे? व्हेन H and OH आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। बिल्कुल सिंपल है, ये लिख लो साथ के साथ, इतना टफ नहीं है। तो उसको क्या कहेंगे? एंटी सिस्टम बोल देंगे। समझ आ रही बात? जैसे अगर अपने को पूछा जाए, ये दे दिया अपने को यहां पे, मान लीजिए ये दे दिया HCH3, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये OH दे दिया। दूसरे केस में अपने को ऐसा दे दिया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और ये OH, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन से लगा हुआ OH है, ये नाइट्रोजन से लगा हुआ OH ऐसे, और लोन पेयर इस बार नीचे की ओर दे दिया। ये क्या होगा? HOH सेम साइड, दिस इज कॉल्ड सिन और दिस इज कॉल्ड एंटी। आपको मतलब ही नहीं है अल्काइल ग्रुप क्या लगा हुआ है, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो, बस सिंपल सा याद रखो कि यहाँ पे अगर लोन पेयर नहीं, लोन पेयर तो देखना ही नहीं है, H और OH सेम साइड है तो वहाँ पे क्या बोलोगे? सिन। और अगर अपोजिट साइड है तो उस केस में क्या बोल दोगे? एंटी। ठीक, समझ आ रही बात? तो आपको किससे पता चल रहा है? H और OH से ओनली। ठीक, तो ऐसे कर लेंगे हम लोग, ये इतना आसान सा है। ठीक, इसको ज़्यादा लिखने की क्या ज़रूरत है, कोई भी एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिख लो, बस उतना काफ़ी है। ये हो गया मेरे ख्याल में, आपने साथ के साथ लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा था अपना? कीटोक्साइम। तो बी लिखो, कीटोक्साइम। कीटोक्साइम क्या बोलोगे? अनसिमेट्रिक कीटोक्साइम, कीटोक्साइम 100 GI। ये तो कल हमने पढ़ लिया था। अब इसमें देखो, कोई ये अनसिमेट्रिक ले लिया, ठीक, ये बना अपना, ये कीटोन है अनसिमेट्रिक कीटोन, इसकी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ से वाटर निकल जाता है, ऐसे कल हमने पढ़ा, ये आगे रिएक्शंस में हम देखेंगे। तो ये बनता है आपका अनसिमेट्रिक कीटोक्साइम। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि ये सिन है या एंटी? ठीक, देखो इसमें क्या करेंगे, इफ, इसमें लिखना साथ के साथ लिख लो बेशक, इफ अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप एंड OH ऑन सेम साइड, ठीक, देन क्या होगा? सिन। कोई डाउट? नेक्स्ट, इफ अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप एंड OH ऑन ऑपोजिट साइड, तो देन एंटी सिस्टम। इतना सा है। ठीक, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूं एक, यहां पे मान लीजिए ये बना दिया हमने, ये बना दिया, ठीक, एक तो ये बना दिया और दूसरा ये बना दिया। बताओ भाई, इसमें क्या है? ये मिथाइल है और ये इथाइल है। तो अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप ये है और OH सेम साइड है, देन इट इज कॉल्ड सिन। और इसमें इथाइल अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप और ये है मिथाइल, और अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप OH अपोजिट साइड है, देन इट इज एंटी। इतना आसान था, ये कर लोगे? ठीक, इसमें एक और बचा है आपका, नेक्स्ट बचा है जो दूसरा, वो है आपका एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं भाई? एजो में ऑल एजो कंपाउंड सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये तो कल हमने देख लिया था। तो इसमें बहुत आसान है, सीधा एग्जांपल ही लिख लेंगे हम इसका। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन में ये है, ये आपका एजो कंपाउंड होता है, ये सेम साइड आ जाए, लोन पेयर सेम साइड, तो सिन, ये सिन है। कैसे याद रखोगे? लोन पेयर सेम साइड, ठीक। और मान लीजिए लोन पेयर ही अपोजिट साइड आ जाए, मान लीजिए ऐसे आ गया आपका, ठीक, ऐसे आ जाता, ये लोन पेयर, ये होगा एंटी, साफ साफ दिख रहा है, लोन पेयर अपोजिट साइड, ऐसे कर लेंगे आप लोग, ठीक।
मान लीजिए आपको ये एग्जाम्पल दे दिया जाए, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे दिया जाए, ये दे दे ऐसे, और यहाँ पे CH3 दे दिया, ये H दे दिया। आपको ओनली लोन पेयर देखना है, सेम साइड है सिन, और मान लीजिए अगर अपोजिट साइड आ जाएगा तो आप क्या बोल देंगे, एंटी। ये बनता है आपका, इसमें कोई ज़्यादा डाउट मेरे ख्याल में आपको नहीं होना चाहिए। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ठीक है, लिख लो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो थर्ड टाइप, इंपॉर्टेंट भी है, हेडिंग डाल लो EZ सिस्टम, या इसको और क्या बोलते हैं, EZ सिस्टम बोल दो, या EZ नोमेनक्लेचर भी बोल दो। लेटेस्ट रूल यही है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले जो दो अपने पढ़े, सिस ट्रांस, सिन एंटी, दोनों आसान थे। देखो सिस ट्रांस हमने कहां पे अप्लाई किया था, जब RRS के यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम पे दो सेम ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब सिस ट्रांस हमने अप्लाई किया था। और जब कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट हो तब हमने क्या अप्लाई किया था, तब हमने सिन एंटी अप्लाई किया था। लेकिन अगर मान लीजिए RRS से जुड़े चारों ग्रुप या चारों एटम डिफरेंट हो जाए तब हम क्या करेंगे, तब EZ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल, इसमें लिख लो अप्लीकेबल व्हेन ऑल फोर ग्रुप या एटम attached to RRS are different। ठीक, तब ये अप्लीकेबल है। समझ आई बात? और यहां पे EZ सिस्टम का क्या मतलब है, ये मैं आपको बताता हूं। E का मतलब, यहां पे E का मतलब है एंटी गैगन, E मतलब एंट गैगन, ठीक, और Z मतलब जुस्सामन बोल देते हैं। ठीक, समझ आई बात? अब देखो ये कहां से आया, कैसे बना है, इसको हम CIP रूल भी बोलते हैं। CIP रूल का मतलब समझते हो आप? तीन साइंटिस्ट थे, तीन साइंटिस्ट ने मिलकर ये रूल बनाया, उनके नेम पे है चांद, इनगोल्ड एंड प्रीलोग रूल। ठीक, CIP रूल बोलते हैं। तो होता क्या है इसमें, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो उसको हम कहेंगे Z, और अगर अपोजिट साइड है तो उसको कहेंगे एंटी। ये पहले लिख लो। अब हायर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होगा, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होगा, वो हमें कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए हमें CIP रूल के कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, उससे पता चलेगा। तो पहले आप लिख लो, इसमें लिखो व्हेन या सीधा लिख लो Z व्हेन हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर सेम साइड of RRS then it is called जुसामन। ठीक, E कब बोलेंगे, when higher priority group are opposite side of RRS। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो उसको हम E कह देंगे। अब हायर प्रायोरिटी ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, तो रूल्स फॉर प्रायोरिटी। ठीक, सबसे पहला रूल जो आता है सबसे सिंपल है, फर्स्ट रूल ये है, हायर प्रायोरिटी ऑर्डर, इसमें क्या लिखोगे, प्रायोरिटी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अटैच्ड टू एलिमेंट की बजाय एटम लिख लो, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम अटैच्ड डायरेक्टली, ऐसा लिखो, बोल के अटैच्ड डायरेक्टली टू RRS, अटैच्ड डायरेक्टली टू RRS। बात समझ में आई? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उसको क्या बोल देंगे, उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। जैसे मान लीजिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अपने को दे दिया जाए, यहां पे उसने ये बोल दिया, मान लीजिए FCl, यहाँ Br और ये I। ठीक, इसमें आपने क्या देखा, यहाँ है हायर प्रायोरिटी किसको देंगे, इस साइड की अगर देखी जाए तो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। इन दोनों में क्या है, ब्रोमीन और आयोडीन में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड Z है। ये बात समझ में आई? ऐसे ही मान लीजिए एग्जामिनर अपने को ऐसे क्वेश्चन दे दे, OH दे दिया यहाँ पे,
यहाँ पे CH2 दे, CH3 दे दिया, ठीक। यहाँ पे अपने को क्लोरीन दे दिया और यहाँ पे अपने को मान लीजिए NH2 दे दिया। तो आपने क्या देखा, इसमें कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच है और इसमें कार्बन से क्लोरीन अटैच है। ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, क्लोरीन की। और इसमें कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन, कार्बन से डायरेक्ट कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 8, इसका 6, तो इसकी हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड, देन इट इज कॉल्ड ई। इतना आसान है। एक बार ये रूल लिखो 1, रूल 1 बहुत आसान था, 2 और भी आसान है, 3rd 4th में मजा आएगा थोड़ा, ठीक। लिखो इसको। अब इसमें नेक्स्ट लिखो रूल 2। रूल 2 में क्या करोगे आप, मान लीजिए अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो क्या करोगे, बोलो भाई। RRS से अटैच्ड एटम है, उसका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो क्या करेंगे, तब हम ये देखेंगे जिसका मास नंबर ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक। नेक्स्ट लिखो, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू RRS is same, then priority is given to priority, या ऐसा लिख लो, सीधा ऐसा लिख लो, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। गिवन टू की बजाय ऐसा लिख लो, नीचे ही लिख लेंगे, देखो, देन प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू RRS। बात समझ में आ गई, ठीक। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। तो इसमें देखो क्या है, मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, यहां पे ऐसे दे दिया, Cl दे दिया, यहां पे Cl दे दिया, ये 35, ये 37, ठीक। इधर OH दे दिया, NH2 दे दिया। तो इधर तो आपको सिंपल समझ में आ गया, यहाँ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की हाई प्रायोरिटी है। और इसमें देखा जाए, यहाँ Cl 35, यहाँ Cl 37, तो इसकी हायर प्रायोरिटी है। दिस इज ई सिस्टम, अपोजिट हो गया ना, हायर प्रायोरिटी ग्रुप। बस प्रायोरिटी देखनी है आपको, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या करोगे, मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए आपको, ये दे दिया CH3, ये दे दिया आपको Cl, और यहाँ दे दिया OH, और ये OH, ये दे दिया आपको 18, और ये दे दिया 16। तो इन दोनों में हायर प्रायोरिटी आपको क्लोरीन की दिख रही, क्योंकि वहाँ कार्बन अटैच्ड है। इन दोनों में ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन में दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ऑक्सीजन का। तो फिर आपने क्या देखा, मास नंबर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। हायर प्रायोरिटी इसकी क्या बोल दोगे, इसको Z बोल दोगे। ऐसे चेक करते हैं। अब ये भी हो गया, मान लो। अब मान लीजिए ऐसा आ जाए कि जो RRS से डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसका मास नंबर भी सेम हो जाए और एटॉमिक नंबर भी सेम हो, देन प्रायोरिटी किसको देंगे, देन उसे नेक्स्ट एटम चेक करेंगे। और नेक्स्ट एटम का भी मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो नेक्स्ट एटम चेक करेंगे, उससे नेक्स्ट का भी सेम हो जाए, फिर और नेक्स्ट, ऐसे चलते चलेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखो एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। रूल 3 लिखो, रूल 3, इफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर of atom attached directly to RRS is same, then we check atomic number of next atom and so on। ऐसे ही चेक करते चलेंगे। बात समझ में आई। जैसे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इधर देखो, मान लीजिए अपने को यहाँ पे ये दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया CH3 CH2 CH3 दे दिया मेरे को यहाँ पे, और नीचे दे दिया CH2OH, और यहाँ दे दिया मेरे को मान लीजिए NH2, और यहाँ दे दिया CH2Cl। ठीक, इसका आप ट्राई करो एक बार। और एक तो एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए CH3 थ्राइस, ठीक, CH3 ट्वाइस, और यहाँ पे मान लीजिए ये दे दिया CH2, यहाँ दे दिया CH3 थ्राइस, और सिंपल ये CH2OH। ठीक, और एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अच्छा,
मान लीजिए आप साथ के साथ एक बार चाहो तो ट्राई कर सकते हो तब तक जब तक मैं लिख रहा हूं। ठीक, यहां पे दे दिया आपको CH3 CH2Cl और यहां दे दिया आपको CH2OH सिंपली। ठीक, यहां पे आपको दे दिया CH3 थ्राइस और यहां पे दे दिया CH2Br। बस इतने एग्जाम्पल काफी है। सारे जो डाउट इस पॉइंट के बारे में है आपके क्लियर हो जाएंगे। आप या एक काम करो, एक बार या तो खुद ट्राई कर लो या आप एक बार मेरे साथ साथ ट्राई कर सकते हो। तो जैसे मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या है, यहाँ पे इससे अटैच डायरेक्ट कार्बन एटम, ठीक, यहाँ भी कार्बन एटम, तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाए। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ये कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो नेक्स्ट कार्बन से नेक्स्ट क्या है, कार्बन। आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन है, बिल्कुल हाइड्रोजन भी है, लेकिन हम हायर प्रायोरिटी वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा नहीं कि पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन है सर इसमें भी हाइड्रोजन, ऐसा नहीं, पहले हायर प्रायोरिटी देखेंगे उसमें भी। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा है, हाइड्रो, इसमें ऑक्सीजन उसमें कार्बन, तो ऑक्सीजन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप रहेगा आपका। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। उसमें देखो नेक्स्ट कौन अटैच्ड है, कार्बन, और इसमें नाइट्रोजन, तो हायर प्रायोरिटी इसको मिलेगी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्ट CH2Cl लगाया सर, ज्यादा प्रायोरिटी उसको दे देते हैं क्योंकि भारी भरकम सा दिखता है। ऐसा नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। पहले आपको डायरेक्ट अटैच की प्रायोरिटी देखनी है। यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच, वहां पे कार्बन, तो नाइट्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा, सीधा दे दिया, तो ये Z सिस्टम है। समझ आई कि नहीं आई बात। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पे आपने क्या देखा, जैसे यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है, यहाँ भी कार्बन, तो ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन से नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन, और इस कार्बन से नेक्स्ट क्या है, कार्बन। ठीक, तो ज्यादा प्रायोरिटी उसकी आएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई। ठीक, अब इसमें देखो नेक्स्ट वाले में, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक, ये 3 आएगा ऐसे। अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, कार्बन है, इसमें भी कार्बन, इस कार्बन से नेक्स्ट अटैच कार्बन, उससे भी कार्बन, इसमें नेक्स्ट फिर एक और कार्बन है क्योंकि CH के CH3 दो लगे ना, उसके भी नेक्स्ट कार्बन है, इसमें नेक्स्ट इस कार्बन के, इसके हाइड्रोजन है, और उसके नेक्स्ट कार्बन ही है, तो ज्यादा प्रायोरिटी उसको मिलेगी। ये भी आपका Z सिस्टम आ गया, दोनों प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, तो ऐसे चेक करना पड़ेगा अपने को। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इससे डायरेक्ट कार्बन अटैच्ड है, कार्बन अटैच्ड है, अब यहाँ पे कार्बन हो गया, कार्बन, कार्बन से नेक्स्ट चले, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, कार्बन कार्बन सर क्लोरीन है, नहीं, स्टेप वाइज चलना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पे हायर प्रायोरिटी इसको मिलेगी। अब इसमें देखो ऊपर वाले में नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये कार्बन और इसमें कार्बन अटैच्ड है, तो इसमें नेक्स्ट क्या है, कार्बन, इसमें नेक्स्ट क्या है, कार्बन, इसमें नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, और इसमें नेक्स्ट क्या है, कार्बन। ज्यादा प्रायोरिटी इसकी हो गई, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक, तो दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं तो Z बोल देंगे। ठीक, तो तीनों ही Z आ गए। अब मुझसे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो सीधे सिंपल क्वेश्चन लिखे थे। ठीक, तो इसमें मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान से अपने को करना, नोट डाउन करो, और आगे एग्जांपल आएंगे और क्लियर हो जाएगा। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट अपने को एक रूल और करना है, जो है रूल नंबर 4। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से आपको समझना है। क्या लिखेंगे, रूल नंबर 4, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो इस केस में हम क्या करते हैं ये देखना आपने को। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे, इसको आपको ये मानना है, जैसे ये वाला कार्बन जुड़ा मान लीजिए, तो इस कार्बन को मैंने यहां पे लिखा, तो हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि ये डबल बॉन्ड मतलब ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे अपने को जाना पड़ जाए, तो हम ये बोलेंगे कि ये कार्बन जो है ना, ये वाला कार्बन जो है, ये भी आपके 2 कार्बन से जुड़ा है, एक तो इससे और एक इससे। ठीक, मतलब ये भी कार्बन ऐसा लगेगा 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब डबल बॉन्ड है ना, तो ऐसा लगेगा जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है कि वो 2 एटम से जुड़ा हुआ है। और जैसे अब ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि ये कार्बन 2 डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है, तो ये भी तो ऐसा लगेगा कि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली ये भी एक कार्बन ये जुड़ा, एक दूसरा किसी और कार्बन से जुड़ा है। मतलब ऐसा एज्यूम करना आपको, ऐसा होता नहीं है कि जुड़ा होगा, एज्यूम करना रूल के अकॉर्डिंग। मान लीजिए यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाए, इसमें क्या करेंगे भाई, ये कार्बन है, जैसे हम ये मान लेंगे ये कार्बन क्या है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये कार्बन अगर 3 से जुड़ा हुआ है तो ये वाला कार्बन भी तो वापस 3 से जुड़ा होगा, तो ये कार्बन हुआ, तो इसमें ये वापस 3 से जुड़ा, 1 2 3,
तो ये कार्बन 3 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तीनों कार्बन ऐसा लग रहा होगा 3 कार्बन से जुड़े हैं, ऐसे आपको करना है। ठीक, ये कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन भी वापस 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, ऐसे चेक करना है। नेक्स्ट मान लीजिए C डबल बॉन्ड O आ गया, इसमें देखो इसमें कार्बन है, ये कार्बन को आप ऐसा एज्यूम करोगे कि ये ऐसे आपके 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन भी तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑक्सीजन भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई या नहीं आई? मान लीजिए कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए नाइट्रोजन का, ठीक, इसमें क्या लगेगा आपको? ये लगेगा कि कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। अब आपको ऐसा लगेगा नाइट्रोजन भी तो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो वो नाइट्रोजन भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, ऐसे ये नाइट्रोजन 1 2 और 3, ऐसे ये नाइट्रोजन 1 2 और 3, ठीक है, ऐसे चेक ऐसे कंसीडर करना है। बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया। अब इसके ऊपर है ना एग्जांपल्स हम कर देंगे, जिससे आपके माइंड में ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे यहां पे हम एग्जांपल्स अब करते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल मैं लिख देता हूं, आप एक काम करो मेरे साथ साथ कोशिश कर लो, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो जाए, यहां पे मैंने कार्बन ये बना दिया कि C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां बना दिया CH3 थ्राइस, ठीक, और यहाँ पे बना दिया मैंने CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ बना मैंने CH3 ट्वाइस। बात समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट मान लीजिए मैं ऐसे बना दूँ C डबल बॉन्ड C यहाँ पे जैसे CH2OH और यहाँ बना दिया मान लीजिए CHO, ठीक, और यहाँ बना दिया आपका C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ बना दिया आपको CH2OH। समझ आ रही बात? ऐसे आ जाए मान लीजिए। अब मान लीजिए एक ऐसा आ जाए COOH, ठीक, और ये CHO, ठीक, तो यहाँ पे ये आ जाए मान लीजिए। और एग्जांपल आ गया यहाँ पे आपका, इधर आ गया मान लीजिए CH2 और Cl और ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब देखेंगे हम प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी। या यहाँ पे आप ये भी वो बन गया क्या, यहाँ पे एक काम कर दो, यहाँ पे मान लीजिए ऐसा आ जाए COCl, ठीक, ऐसा दे दे मान लीजिए। और एग्जांपल करना चाह दो, कितने भी कर लो, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे ये वाला एग्जांपल पहले हम करते हैं। अब ये तीनों एग्जांपल एक बार आप ट्राई कर सकते हो। जैसे पहले में आपने देखा इस वाले कार्बन पे चेक कर रहे हैं, ये कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा है? कार्बन से। तो यहाँ पे कार्बन है, ये उसमें भी कार्बन है, मैं येलो से कर देता हूँ। उस देखो यहाँ कार्बन है, ये इसमें भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आइटम की बात करो, ये नेक्स्ट कार्बन किससे जुड़ा है? कार्बन से, ये भी कार्बन से। नेक्स्ट ये एक और कार्बन से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ये किससे जुड़ा है? एक और कार्बन से। नेक्स्ट ये एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कार्बन से, ठीक, नहीं डिसाइड हो पाया इस कार्बन से। तो अब नेक्स्ट कार्बन पे बढ़ो, मान लीजिए आप इस पे बढ़ते हो, तो ये कार्बन में यहाँ पे CH3 ना, 3 CH3, तो उन 3 CH3 का एक कार्बन है, तो ये कार्बन, एक कार्बन तो इससे जुड़ा है, वो भी वापिस कार्बन से जुड़ा है। तो ये नेक्स्ट हाइड्रोजन से जुड़ा है और ये वापिस फिर कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ेगा ना वो, तो हायर प्रायोरिटी इसकी आ जाएगी। सिमिलरली उसमें चेक करोगे, करके देखोगे डबल बॉन्ड वाले की आ जाएगी। कैसे भी? ये किससे जुड़ा है? ये एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक, ये भी किससे जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है। नेक्स्ट ये फिर एक कार्बन से और जुड़ा है, तो ये किससे जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है। नेक्स्ट ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, वो भी हाइड्रोजन से जुड़ा है, नहीं डिसाइड हो पाया। अब नेक्स्ट वाले कार्बन में बढ़ो, इसका कार्बन किससे जुड़ा है? वापस इसके कार्बन से जुड़ा है, तो इसका कार्बन भी वापस इसके कार्बन से जुड़ा है। फिर नेक्स्ट इसका कार्बन जो CH3 वाला है, नेक्स्ट ये तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, लेकिन ये एक और कार्बन से जुड़ा है, तो हायर प्रायोरिटी इसकी आ गई, यानी ई सिस्टम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट इस केस में देखो, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। फिर ये नेक्स्ट कार्बन किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से, लेकिन ये C डबल बॉन्ड हो, यानी एक ऑक्सीजन से और, तो हायर प्रायोरिटी इसकी आएगी। समझ आ रही बात? तो ऐसे ही इसमें अगर हम बात करेंगे, ये कार्बन किससे जुड़ा है? ये कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये ऑक्सीजन से, ये नाइट्रोजन से, तो हायर प्रायोरिटी इसकी आ गई। तो ये क्या आएगा? हायर प्रायोरिटी अपोजिट, एंटी आ गया। एंटीगैगन है ना, अपोजिट साइड, ठीक। तो ऐसे करते चलोगे। समझ आ रहे हैं अब आपको कि क्या करना है आपको? बस ऐसे करते जाना है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा हो, है ना। तो ऐसे कर लो, एक एक। नेक्स्ट वाला भी ट्राई करो आप ही, ठीक, आपको और अच्छे समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी माइंड में कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, है ना।
ठीक है, लिखो इसको। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे इधर वाला कार्बन क्या है, ये कार्बन डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन से। नेक्स्ट ये क्लोरीन से, ये भी क्लोरीन से। नेक्स्ट ये हाइड्रोजन से और वो ऑक्सीजन से। हायर प्रायोरिटी इसकी आएगी। ठीक, अब ये वाला देखो, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है, और ये क्या है, सी एच ओ है, ऐसे। ठीक, तो ये कार्बन किससे जुड़ा है, इसमें नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन से। नेक्स्ट कार्बन 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 से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये ऑक्सीजन से जुड़ा, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा। ठीक, इसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये एक और ऑक्सीजन से जुड़ा, उसमें भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये भी एक ऑक्सीजन से और जुड़ा। अब इस केस में आपने क्या देखा कि ये किससे जुड़ा, नेक्स्ट हाइड्रोजन लगा इसके, और इसके में एक और ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये वाला। तो हायर प्रायोरिटी इसकी आएगी कि नहीं आएगी, हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, तो क्या बोलोगे, जेड आ गया। तो ऐसे अपने को चेक करना रहता है, इतना ज़्यादा टफ आपके नहीं आएगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं आ सकता। कर लोगे ऐसे, इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो अपने को क्या करना है, ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये करने हैं अपने को। देखो इनमें तो ई जेड आपको बताना है, और इसमें ई जेड लिख के इसका प्रॉपर आईयूपीएसी नेम लिखना जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो कैसे करना मैं बता दूंगा, आप चाहो तो इसका ट्राई कर सकते हो, ये दोनों आसान है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इजिली कर सकते हो। जैसे करते हैं इसका, देखो इसमें क्या है, कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा, कार्बन से कार्बन जुड़ा, तो हायर प्रायोरिटी आपको साफ साफ नजर आ रही है कि इसकी हायर प्रायोरिटी होगी, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें देखो कार्बन से डायरेक्ट कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे फिर कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, यहाँ पे क्लोरीन, हायर प्रायोरिटी इसकी है, तो आपको पता है जेड आएगा। समझ आई बात। इसमें देखो अब ये थोड़ा सा टफ है, इतना टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा। आप चाहे तो भले ही उसको छोड़ सकते हो, बेसिक नोट भी मत करो, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता। फिर भी मान लीजिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर उधर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर घबरा जाते हैं कि कैसे होगा। इसलिए ओनली मैं आपको करा रहा हूं कि आप फालतू का अगर कुछ करें तो ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पे मिल जाए, कैसे करेंगे, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चन बैंक मैं आपको दे रहा हूं, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे देखें, तो इसमें देखा जाए, यहां पे डायरेक्ट क्या है, कार्बन जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा नहीं अलग अलग बार बार। यहां पे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहां पे आपने देखा ये कार्बन जुड़ा, इससे दोनों में कार्बन, नेक्स्ट ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, तो इस कार्बन से नेक्स्ट यहां पे कार्बन, यहां पे नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन से नेक्स्ट हाइड्रोजन, इससे भी नेक्स्ट हाइड्रोजन। ठीक, इनसे डिसाइड नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट हायर प्रायोरिटी ग्रुप पे चलो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से डायरेक्ट कार्बन, ऑक्सीजन से डायरेक्ट कार्बन। ठीक, ऑक्सीजन से कार्बन, ऑक्सीजन से पीछे भी कार्बन, नहीं हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट इस कार्बन पे आओगे और इसमें इस पे आएंगे, ऐसे चलेंगे 1 2 3 4, ऐसे जाएंगे 1 2 3, फिर वापस इधर आ जाएंगे इसमें। तो इस पे जाने के बाद आपने देखा कार्बन से ऑक्सीजन, इसमें कार्बन से ऑक्सीजन, इसमें कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे इसके। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या करोगे, इसमें आप इधर मूव करोगे, तो इस कार्बन में मूव करने के बाद आपने देखा कार्बन से कार्बन जुड़ा है, उसमें क्या जुड़ा है, कार्बन, इसमें वापस पे मुड़े कार्बन से ऑक्सीजन, तो हायर प्रायोरिटी इसकी आएगी। ठीक, कोशिश करना छोटे वाले की हायर प्रायोरिटी आएगी हमेशा। ठीक, जैसे इसमें इधर और देख लेते हैं, ये समझ में आ गया आपको कि हमने क्या किया, यहां तक तो समझ में आ गया था। इस कार्बन पे हम डिसाइड नहीं कर पाए, थर्ड कार्बन पे, थर्ड कार्बन से इस पे तो हम मूव करें यहां पे इस CH2 पे, तो ये कार्बन जुड़ा है इधर कार्बन से। ठीक, और इसमें मूव करेंगे इस वापस फर्स्ट वाले कार्बन पे, तो ये कार्बन जुड़ा डायरेक्ट ऑक्सीजन से, तो सीधा सा रिजल्ट आ गया, वो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है। इसमें देखो यहां पे ये कार्बन है, ये थोड़ा सा और टफ है, ये कार्बन, यहां भी कार्बन, इससे नेक्स्ट कार्बन है, और इससे भी नेक्स्ट कार्बन, इससे नेक्स्ट इधर कार्बन, इससे भी नेक्स्ट कार्बन, बाकी दोनों के एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। फिर क्या किया आपने, नेक्स्ट कार्बन में मूव किए, यहां मूव करोगे, इसमें मान लीजिए आपने यहां मूव किया, तो कार्बन। ठीक, तो इसमें भी कार्बन है, कार्बन से नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कार्बन है, ये कार्बन जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा, इसमें ये कार्बन जुड़ा, दोनों पे दो हाइड्रोजन है, तो सेम आ गया, नहीं डिसाइड कर पाए। नेक्स्ट आप मूव करें इस कार्बन पे, इसमें मूव करें इस कार्बन पे, तो इस कार्बन में मूव करने के बाद ये कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन से जुड़ा है, इसके भी 2 हाइड्रोजन है, इसके भी 2 हाइड्रोजन है। फिर क्या करोगे, नेक्स्ट कार्बन में मूव करो, इस पे मूव करोगे आप। ठीक, और इसमें वापस घूम के इस पे आ गए, तो ये कार्बन किसे जुड़ा, इस कार्बन से। ठीक, ये कार्बन भी जुड़ा कार्बन से। ठीक, ये कार्बन किसे जुड़ा, कार्बन से, ये जुड़ा कार्बन से, ये कार्बन जुड़ा हाइड्रोजन से, ये जुड़ा वापस इस कार्बन से, तो हायर प्रायोरिटी इसकी आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये क्या आ गया,
ई आ जाएगा। ऐसे करते हैं, बात समझ में आई? घूम घूम के देखना पड़ेगा आपको, ठीक, एक एक चेक करना पड़ेगा, ठीक। उसको करना चाहो तो कर लो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट इधर आ जाओ। अब इसकी नेमिंग करनी है आपको, प्रॉपर नेम लिखना है इसका। कैसे करते हैं भाई? जैसे हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे, पहले इस पे डिसाइड करेंगे, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, ठीक। यहाँ पे एक काम कर लो, यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पे एक काम कर लो, ये इसको और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे Cl लगा लो, ठीक। नहीं तो वो सिस ट्रांस भी बोल सकते हो। वैसे अगर आप है ना यहाँ पे CH2 भी रखोगे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वही रख लो, चलो छोड़ो वही रखते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ पे आपने क्या देखा, ये देखो इस कार्बन पे ये कार्बन जुड़ा, उस पे भी कार्बन जुड़ा, इस पे नेक्स्ट ऑक्सीजन, उस पे हाइड्रोजन, तो हायर प्रायोरिटी इसकी आएगी। येलो पेन से लिख देता हूँ, हायर प्रायोरिटी इसकी आ रही है। और इसमें इधर ये कार्बन से नाइट्रोजन और इसमें कार्बन, हायर प्रायोरिटी इसकी आई, यानी ये कैसा है, ये जेड है, ठीक। अब इस कार्बन पे देखो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें कार्बन, तो फिर इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन से नेक्स्ट भी क्या है, नाइट्रोजन, तो हायर प्रायोरिटी इस कार्बन की आएगी इसमें, इन दोनों में, ठीक। और इस वाले पे इस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन, इससे भी डायरेक्ट कार्बन, इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, इससे हाइड्रोजन, हायर प्रायोरिटी इसकी आ गई, ये ई हो गया आपका, ठीक। या आप इसको ना ट्रांस भी बोल सकते हो, जैसे ये इथाइल और इथाइल सेम साइड है, ठीक। सेम साइड है तो सिस बोलना चाहिए, लेकिन सिस नहीं बोलते क्योंकि हम यहाँ पे EZ की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन पे ये इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, वैसे आप इसको सिस बोलोगे, लेकिन सिस नहीं, क्योंकि अपने को EZ बताना है, तो EZ बताना तो EZ के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि EZ लेटेस्ट सिस्टम है, तो सिस ट्रांस को हम EZ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। वो देखना पड़ेगा आपको क्या क्या दिया गया है वहां पे, समझ आ रही बात? इसलिए मैंने आपको यही बता दिया, इथाइल इथाइल लगा। कहीं सोचोगे सर ने वो सिस ट्रांस बताना चाहिए था, सिस ट्रांस नहीं बता, EZ लेटेस्ट है, EZ माना जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इसमें क्या लिखोगे, देखो लिखते टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करो चेन की। नंबर 1 इसको मिलेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7, तो यह आएगा। 5 पे मिथाइल लगा, 4 पे इथाइल लगा, 3 पे अमीनो लगा, तो अमीनो सबसे पहले आएगा, 2 पे भी मिथाइल लगा। तो नंबरिंग करते टाइम सबसे पहले आप ये लिखोगे, रिप्रेजेंट करोगे, या तो पहले लिख दो या बाद में लिख दो। आप ये पहले भी लिख सकते हो 2Z और 4E, ये पहले भी लिख सकते हो ऐसे ब्रैकेट में, और बाद में भी लिख सकते हो जब आप वर्ड रूट लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखोगे, 3 अमीनो लिखेंगे। फिर इसके बाद 2 मिथाइल लगे 2 पे और 5 पे, और 4 पे इथाइल, 4 इथाइल, और फिर 2 और 5 पे डाईमिथाइल, कितने की चेन है, 7 की चेन है। हेप्टा 2,4 डाईइनअल, ठीक। यहां पे हम एक काम ये भी कर सकते थे, यहां पे हेप्टा 2Z4E डाईइनअल भी लिख सकते थे, वो भी गलत नहीं है। और आपने अगर 2Z4E ये आपने आगे दिखा दिया तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे इसकी नेमिंग करते हैं। एक बार आप इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका EZ सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करना है, लिखो इसको जल्दी से। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें देखो क्या करते हैं, मान लीजिए अपने को कोई कंपाउंड दे दिया जाए, ऐसे R1 है, यहां पे इसके बीच में डबल बॉन्ड है, जहां पे ये आपको क्या शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ऐसे बहुत सारे डबल बॉन्ड बीच में हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मान लीजिए N है और यहाँ पे R2 ग्रुप लगा है, ठीक। तो इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, तो हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए एक तो ये कंपाउंड सिमेट्रिक हो जाए, एक कंपाउंड ये अनसिमेट्रिक हो। मान लीजिए केस 1 में हम ऐसा करते हैं, केस 1 साथ के साथ लिख लो बेशक, इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2, यानी ये केस जो बता रहा है आपको, कंपाउंड इज अनसिमेट्रिक। समझ आ रही बात? अगर अनसिमेट्रिक कंपाउंड हो तो उस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हम लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n। व्हाट इज n है, तो n आप बोल देंगे, n इज नंबर ऑफ साइड्स वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। बात समझ में आ रही है कि ऐसी साइड्स जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, केस 2। केस 2 में हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे
इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तो इस केस में क्या होगा, देखो कंपाउंड क्या हो जाएगा, इज सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। तो आपको ये समझ में आया। अब देखो आपको पता है कि n तो क्या है, नंबर ऑफ साइट वेयर जी आई इज पॉसिबल। अब p क्या है, p नई चीज आई है, तो p के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इफ n इज इवन नंबर देन p इज इक्वल टू n बाई 2। सीधा ये ध्यान रखना है। मान लीजिए n ओड हो जाए, इफ n इज ओड नंबर देन क्या करोगे, p इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि फॉर्म में फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, तो एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ये लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो इसके यहां पे मान लीजिए ये कर दिया मैंने CH2 CH3। तो आपको सिंपल सा पता है कि इस एग्जाम्पल में अगर आपको बोले R1 इज नॉट इक्वल टू R2 है, देन n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जहां पे पॉसिबल ऐसी कितनी साइट है, एक ही है। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज इक्वल टू 2 की पावर n, बिकॉज R1 इज नॉट इक्वल टू R2। ठीक, अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, तो 2 की पावर 1 यानी 2 आ जाएगा। तो आपको पता है सीधे से ये दो आइसोमर आएंगे, ये मिथाइल इथाइल और ये आ जाएगा एक, ये इथाइल ये मिथाइल, ये सिस है और ये आपका ट्रांस है, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, इसमें दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है। या ऐसे देते, अगर इस कंपाउंड को ऐसे दे देता, इसमें ही भले ही आप फॉर्मूला लगा के देख लेना, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये सिमेट्रिक कंपाउंड का केस हो गया। सिमेट्रिक कंपाउंड के केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे कितने, नंबर ऑफ साइट वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल, एक ही है। तो क्या करोगे, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, तो 2 की पावर n माइनस 1, ये क्या है, सिमेट्रिक कंपाउंड है। लिख के दिखाऊंगा आपको, जैसे क्या करोगे, 2 की पावर n माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 2 की पावर p की वैल्यू कितनी आएगी, p यहाँ पे कितना आएगा, p कितना आएगा 1 है, ओड 1 प्लस 1 बाई 2 1 आएगा, 2 की पावर 1 माइनस 1 तो कितना आ गया, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 1 प्लस 1 2 आ गया। तो यहां भी आपके दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे। ठीक, सिंपल, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन था। अब जरूरत क्यों पड़ती है आगे हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन आपको दे दी जाए, ऐसा दे दिया जाए, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, या ऐसे दे दे बीच में, ये ऐसे कर दे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, मान लीजिए ये दे दिया, समझ आई बात। तो इसमें आप क्या करोगे, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। ठीक, नंबर ऑफ GI कितना कर दोगे, इज इक्वल टू 2 की पावर 2, क्योंकि दो ही साइड है, यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, यहाँ भी पॉसिबल। ठीक, तो कितना आया 4, समझ आ रही बात। तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे अगर बना के देखना चाहो तो इसमें आप ऐसे बनाना, ये है यहाँ पे इसको सीस बना दिया, मान लीजिए ये मिथाइल वाले को इसको सीस बना दिया, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड लगे हैं। नेक्स्ट केस में भी मान लीजिए आपने क्या किया, सीस बना दिया, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड लगे हैं। एक केस आप क्या बना सकते हैं, सीस सीस का केस हो गया। एक केस में आप क्या करो, एक को सीस बना दो और एक को ट्रांस बना दो, ऐसे इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, सीस बन गया, और इसमें एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये ट्रांस बन जाएगा, यहाँ पे इथाइल है। ठीक, और क्या केस बन सकता है, दोनों को ही ट्रांस बना दो, ऐसे ये दोनों का ट्रांस का केस बनेगा, बेशक चेक करके देख लेना, क्यों, दोनों में हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, दोनों डबल बॉन्ड पे, ये ट्रांस का केस बन गया। एक काम करो, एक ट्रांस बनाओ और एक सीस बनाओ, ये ट्रांस और ये सीस, क्योंकि ये सीस और ट्रांस तो बन ही चुका था। ठीक, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल। आप बोलेंगे सर ये सीस ट्रांस सीस बोल सकता हूं, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कंपाउंड सिमेट्रिक नहीं है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट होगी, 1 2 3 बेसिक नंबरिंग लिख दो, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या है, सेकंड सीस है, और इसमें क्या 1 2 3 4 5 6, इसमें सेकंड क्या है, ट्रांस है, तो अलग अलग हो गया ना। तो एक तो ऐसे करते हैं। अब नेक्स्ट मान लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन और करता हूं, इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं,
जहां पे आपने मिथाइल लिया है ना वहां पे मैं इथाइल कर देता हूं, और जहां पे इथाइल लिया वहां पे मिथाइल कर देता हूं। क्या करूंगा, थर्ड एग्जांपल में मान लीजिए ये दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो R1 इज इक्वल टू R2 दिखा आपको, ठीक। नंबर ऑफ GI कितने आएंगे, 2 की पावर n-1, यानी कितने, यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, यहां भी पॉसिबल, 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर p-1, p यहां पे कितना आएगा, p कैलकुलेट करो, p बताओ भाई कितना आएगा, p अगर यहां पे आप कैलकुलेट करोगे, इवन नंबर है तो 2/2 कितना आएगा 1, तो 2 की पावर 1-1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 2 + 1 3 आ गया। अब 3 कैसे बनते हैं देखते हैं। जैसे एक काम करो, यही के यही आइसोमर बना दो इधर, यही के यही आइसोमर इधर बना दो, जैसे पहला आपने वो बना, बिल्कुल वैसे का वैसा बनाना, केस वैसे के वैसे बनेंगे, ठीक। बिल्कुल जहां पे आपने इथाइल लिखा ना वहां पे मिथाइल लिख देना बस इस बार, ठीक। तो एक केस तो ये बनाया था आपने, एक केस ये बनाया आपने, ये यहां पे मिथाइल, ये मिथाइल, ठीक। और यहां पे आपने क्या बनाया, एक केस ये बनाया था आपने मिथाइल मिथाइल थर्ड वाला, और फोर्थ केस में ये बना रहा हूं। फोर्थ केस में आपने क्या किया, यहां पे ये मिथाइल बना दिया, ये मिथाइल बना दिया, ठीक है। अब देखो ये सिस ये ट्रांस, ये सिस ये ट्रांस, ये सिस ये ट्रांस, ये ट्रांस ये सिस, ठीक। लेकिन अगर आप देखें ये कंपाउंड सिमेट्रिक है तो ये सिस ट्रांस बोलो या ट्रांसिस बोलो, बात तो एक ही है। नंबरिंग इधर से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, ठीक। इधर से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5, तो सिमेट्रिक कंपाउंड है, तो इसको कहीं से भी बोल दो, सिस और ट्रांस सेम आएगा। यानी हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो अपने कंपाउंड है दोनों, ये दोनों कंपाउंड क्या है, ये दोनों सेम है। क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। बात समझ में आई। तो अपने कितने आइसोमर बनेंगे, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, और इसको आप बोलोगे कि ये एक ही है, 3 बनेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ऐसे या तो आप कैलकुलेट कर करके देखो या डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दो। अब तक आपने कर लिया डबल बॉन्ड तक, जब मैं 3-3 डबल बॉन्ड आपको दूंगा, जब मैं आपको 4-4 डबल बॉन्ड दूंगा, तब आप कैसे करेंगे, तो उस टाइम पे हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अपने को फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, फॉर्मूले से क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। तो ये लिखो, फिर आगे हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। लिखो जल्दी से। तो ये बात अपने को समझ में आई कि बार बार अपने को ऐसे बना बना करके नहीं देखने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल ये आपको दे रखा है, ऐसे ये डबल बॉन्ड है, फिर एक और डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे इस तरफ लगा दिया Cl और इस तरफ लगा दिया Br। तो आपको पता है यहाँ पे Cl और हाइड्रोजन, यहाँ पे ये ग्रुप और हाइड्रोजन, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सिमिलरली ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये तो आप चेक कर सकते हो, ठीक। तो अब आपने क्या देखा, ये कंपाउंड कैसा है, उधर लगा Cl इधर लगा Br, तो आपको पता है अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है कि नहीं है, ठीक। और अनसिमेट्रिकल में यानी हम नंबर ऑफ GI कैसे करेंगे, नंबर ऑफ GI 2 की पावर n करते हैं। यहाँ पे n कितना है, 4 है, 2 की पावर 4 यानी कितना आ गया, 16 आ जाएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा ना दे करके एक टाइप से और देता है इसको। मान लीजिए एग्जामिनर इस क्वेश्चन को आपको ऐसे दे दे, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ऐसे होता, ठीक। यानी इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपने क्या देखा, यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या ये करेगा, नहीं करेगा, ठीक। तो अपने को कौन से कितने कर रहे हैं, ओनली 2 कर रहे हैं। कंपाउंड कैसा है, इधर भी ये ग्रुप लगा है विनाइल ग्रुप, इधर भी विनाइल ग्रुप लगा है, R1 इज इक्वल टू R2 नजर आ रहा है। कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिक, तो नंबर ऑफ GI कितना आएगा, 2 की पावर n-1, 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर p कितना है, p यहाँ पे कितना आएगा, n इज इवन, 2/2 1 आ गया, 2 की पावर 1-1 सॉरी, 2 की पावर क्या करोगे, 1-1 करोगे, क्योंकि p की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई ना। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 को 2 और 2 की पावर 0 1, टोटल 3 आ गया। ऐसे करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ऐसे इजीली हम कर सकते हैं, समझ आ रहा है।
मान लीजिए और कोई क्वेश्चन अपने को दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने को ये दिया रहता यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये आपको दे दिया CH3। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या ये और ये सेम है? नहीं है। नहीं है तो R1 नॉट इक्वल टू R2 लिखोगे। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का एग्जांपल है, ठीक। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के एग्जांपल में नंबर ऑफ GI कितने आएंगे? 2 की पावर n, n यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 2 यानी 4 आ जाएंगे। और कंपाउंड दे दे, जैसे मान लीजिए आपको ये दिया रहता फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको ये दे दे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे दे दिया आपको Cl दे दिया। मान लीजिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा अराउंड साइक्लोएल्केन, एक यहाँ भी शो करेगा। तो अनसिमेट्रिक कंपाउंड है ये, सिमेट्रिसिटी नहीं आएगी इसमें ऐसे, ठीक। और सिमेट्रिसिटी नहीं है तो क्या बोलोगे? R1 नॉट इक्वल टू R2 है तो नंबर ऑफ साइड कितनी है? 2 है तो नंबर ऑफ GI कितना आ जाएगा? 2 की पावर n, 2 इक्वल टू 4। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। और अच्छे एग्जांपल्स इसमें हम आगे करते हैं। लिखो एक बार इसको। अब नेक्स्ट आगे और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन बना करके दे दे ऐसे कि यहां पे ये दे दिया उसने आपको, ये ऐसे दे दिया और यहां पे ये दे दिया, ठीक। तो आपको पता है, आपको साफ साफ दिख रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां भी होने वाला है और यहां भी होने वाला है। तो कितनी साइड आएगी? ये कंपाउंड सिमेट्रिक तो कहीं से दिख ही नहीं रहा अपने को, अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक। और n इक्वल टू आपको 2 दिख रहा है तो नंबर ऑफ GI आपको साफ साफ नजर आ रहा है 2 की पावर 2 यानी 4 आ जाएगा। इजी है। और क्वेश्चंस दे दे। और क्वेश्चन मान लीजिए कैसे दे दे, इसमें फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा दे दे, मान लीजिए आपको CH डबल बॉन्ड CH और ये Cl दे दिया, CH डबल बॉन्ड CH और ये Br दे दिया। तो आपसे पूछेगा कौन सी साइड है, तो सबसे पहले आप ये बताओगे यहाँ भी शो करेगा और यहाँ भी शो करेगा। और यहाँ पे साइक्लोएल्केन के दो, यहाँ पे एक ये ग्रुप पूरा लगा और यहाँ हाइड्रोजन और ये ग्रुप लगा तो यहाँ भी शो करेगा। तो क्या है? अनसिमेट्रिक कंपाउंड है ये। और अनसिमेट्रिक कंपाउंड है तो बताओ यहाँ पे n कितना आ रहा है? n की अगर बात करोगे कितना आएगा? n इक्वल टू कितना आ रहा है भाई? 3 आएगा। नंबर ऑफ GI कितना आ गया? नंबर ऑफ GI बता दो कितना आएगा? 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। ऐसे करते हैं। और केस में मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया, फॉर एग्जांपल ऐसा दे दे, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे दे दिया आपको CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये वाला केस दे दिया। इस केस में आपने क्या देखा? आपको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करने हैं। पहले आप नंबर ऑफ साइड्स देखोगे, यहाँ शो करेगा, यहाँ शो करेगा। आपने देखा यहाँ पे भी एल्केन के साइक्लोएल्केन के राउंड भी करेगा। कितनी साइड हो गई? 3। लेकिन कंपाउंड कैसा है? सिमेट्रिक। इस बार कैसे सिमेट्रिक है? आप देखो, इसको ऐसे काट दो, ये कंपाउंड सिमेट्रिक आ रहा है तो कंपाउंड आपका इस बार सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक है और n कितना है? 3 है। n3 तो ऑड हो गया तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आएगी? p की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, 3 + 1/2 यानी 2 आ गई। तो और नंबर ऑफ GI कितने आएंगे? नंबर ऑफ GI कैलकुलेट कर दो, 2 की पावर 3 - 1 प्लस 2 की पावर 2 - 1 यानी 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 यानी 6 आ गया आपका आंसर। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आ सकता है। ये भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बल्कि आपके एग्जाम में तो यहां तक का क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, आपको इतने तक अच्छा करो। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल मैंने आपको कराया है, आप नोट कर सकते हो, लेकिन इससे बाहर आने के चांसेस बिल्कुल 0 है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार नोट कर लो। अब नेक्स्ट देखो, एक और केस है जो कि टफ है, जो IIT एडवांस लेवल का है, आपके काम का नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वो साइक्लिक का केस है। वहां पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, आपको बना करके देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल केस 3 में इसको लिखूंगा और केस 3 लिख के जब हम ट्राई करते हैं तो देखो, सबसे पहले मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे?
देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहां पे हम एक काम कर लेंगे, इसको बनाने के लिए चेक करते हैं पॉसिबल आइसोमर कितने बनेंगे। मान लीजिए पहले ये मिथाइल ग्रुप को मैंने क्या रखा, वेज पे रखा, तीनों मिथाइल ग्रुप को मान लीजिए मैंने वेज पे रखा हुआ है, ठीक, एक तो ये केस बन गया। अब तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है, क्या बोलेंगे आप, तीनों एक दूसरे के, ये इसके सीस है, ये सीस है, ये सीस है, ये सीस, ये सीस, ये सीस, तीनों सीस है, ठीक। अब नेक्स्ट केस में मैं ये कर सकता हूं कि यहां पे अगर मैं देखूं, मान लीजिए मैं एक को वेज पे ले जाता हूं, वेज से डैश पे ले जाता हूं, सॉरी, ठीक, ये ले गया ऐसे, ट्रांस पे ले गया यानी दूसरे के, ठीक। इस केस में आपने क्या देखा, यहां कितने बनेंगे, ये और ये क्या है, ट्रांस, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सीस, और ये क्या है, ट्रांस। समझ आई बात। अब और क्या कोशिश कर सकता हूं मैं, और आप कोशिश करेंगे कि यहां पे मैं एक काम करूं, दो को, या मैं इसको वेज पे ले जाऊं, इसको डैश पे ले जाऊं, और इसको इस पे रख लूं, ये तो एक ही बात है ना, ये तो करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप ये बोलें कि सर मैं एक काम और करना चाहता हूं कि मैं दो को सीस पे रखूं, दो को मैं डैश पे रखूं, और एक को मैं वेज पे रखूं। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपने क्या देखा, ये ट्रांस और ये दोनों सीस, ये तो सेम पीछे वाला केस हो गया, यानी इस केस को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये केस नहीं बनेगा। समझ आ रही बात। तो नेक्स्ट मान लीजिए आप ये बोलें कि सर मैं तो क्या करूंगा, तीनों को ही डैश पे रखूंगा, रख के देखो, तीनों को आपने डैश पे रखा, ऐसे डैश पे रखा, तो ये क्या आ गया, सीस 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 वाला केस आ गया। ये केस भी आपका पहला आ चुका है। क्या इसमें और कोई पॉसिबल आइसोमर बनेगा, नहीं बनेगा, ओनली ये इसके टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे। बात समझ में आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट मान लीजिए हम एक एग्जांपल और करते हैं, तो और एग्जांपल करने के लिए मान लीजिए हमने 4 वाला ले लिया, ये 1 2 3 4, तो इस केस में हम कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, चारों को मान लीजिए हमने डैश पे रख लिया या वेज पे रख लो, एक ही बात है, ठीक। मान लीजिए ऐसा मान लो, यहां पे 4 Cl दे रखे ऐसे, है ना, ऐसा मान लो 4 Cl दे रखे या 4 मिथाइल ग्रुप दे रखे, एक ही बात है। तो चारों मिथाइल ग्रुप को हमने किस पे रख लिया, वेज पे रख लिया फॉर एग्जांपल। तो हम क्या कहेंगे, सारे के सारे क्या है, ये सीस हैं दोनों, ये आपस में दोनों सीस हैं, ये दोनों सीस हैं, ये दोनों सीस हैं। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट जब हम करेंगे, मान लीजिए हमने इसमें से एक को क्या किया, इस बार एक को डैश पे रखा, कैसे, यहां पे मान लीजिए हमने इसको डैश पे रखा और बाकी को हमने वेज पे ही रखा। बात समझ में आ रही, ये केस बन गया। अब इसमें देखो, इसमें बना के देखो, ये क्या है, ये क्या है, एक दूसरे के ट्रांस, ये दोनों सीस, ये दोनों सीस, और ये दोनों ट्रांस, तो 2 ट्रांस 2 सीस आ गए, इसमें चारों सीस थे। बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए आप ये करते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल आप ये ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और उधर बनाते हैं, मान लीजिए आप ये वाला ट्राई करते हैं कि मैं इसमें एक काम करूंगा सर, मैं 2 को डैश पे रखूंगा और 2 क्लोरीन को मैं किस पे रखूंगा, वेज पे रखूंगा। ये वाला ट्राई करते हैं। ये दोनों क्या होंगे आपस में, सोचो, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सीस होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ट्रांस, ये दोनों क्या होंगे, सीस, और ये क्या होंगे, ट्रांस। अब आप बोलेंगे सर 2 ट्रांस और 2 सीस, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन देखो यहां पे क्या है, ट्रांस ट्रांस सीस सीस ऐसे आ रहा है, इसमें आ रहा है ट्रांस सीस ऐसे आ रहा है, ठीक। तो ऐसा नहीं मानेंगे हम, इनको सेम नहीं मानेंगे, ये अलग अलग है। बात समझ में आई, ये ध्यान रखना आपने को। नेक्स्ट अगर और बात की जाए, अगर और हम कंटिन्यू करते हैं, तो इसमें हम एक केस और बना सकते हैं। जो हमने 2 रखे हैं ना, 2 को हम अपोजिट भी रख सकते हैं। अभी तो हमने 1 2 पोजीशन पे रखा, जैसे मान लीजिए मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नंबर दे दूं, तो 1 2 को मैंने डैश रखा है। लेकिन मैं अगर ये करना चाहूं 1 2 और फिर 3 वाले को मैं डैश रखना चाहूं, मैं तो ऐसे रखना चाहूंगा, ये ऐसे भी कर सकता हूं। ये दोनों को मैंने डैश पे रखा और इन दोनों को मैंने किस पे रखा, आपका वेज पे रखा, ठीक। तो अब देखो क्या बनेगा, समझ आ रही बात, ठीक। इस बार अपने को पहले आपने 1 और 2 पे डैश रखा, इस बार 1 और 3 पे डैश रखा, तो कैसे कितने बनेंगे, एक तो ये बना सिस ट्रांस, एक ये बना सिस ट्रांस, ये बना सिस ट्रांस, ये बना सिस ट्रांस, ऑल ट्रांस। पहले में ऑल सिस,
दो ट्रांस लगातार और दो सीस लगातार, फिर ट्रांस सीस ऑल्टरनेट पे, ऑल ट्रांस। और कोई केस बन सकता है क्या? आप बोलेंगे सर मैं 3 को तो मैं डैश पे रखूंगा, 1 को वेज पे रखूंगा, बात तो यही आएगी ना भाई। इसमें आपने क्या किया, इसको आप वेज पे रख दो और बाकी को 3 को सीस पे रख दो, बात तो सेम ही आएगी। या आप चारों को डैश पे रखना चाहते हो, बात तो सेम ही आएगी, ठीक है ना। चारों को आप या बोर्ड से बाहर की तरफ रखो या अंदर की तरफ रखो, बात तो एक ही आएगी। तो मैक्सिमम ये 4 ही आइसोमर बन सकते हैं। तो इसके टोटल कितने बन रहे हैं? तो इसके टोटल जो बनेंगे आपके 4 आइसोमर बनेंगे ऐसे। बात समझ में आ रही? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये अपने को करना रहता है। वैसे इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता चलता है, मेरे को 1 को ही वेज पे रखना है, मतलब मान लीजिए जैसे मैक्सिमम डैश पे कितने रखने हैं, 1 2 3 कितने तक रख सकता हूं। तो मैक्सिमम डैश पता करने के लिए आप एक काम करो, जैसे इसमें 4 कार्बन थे, तो 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 2 आया। तो मैक्सिमम 2 ही रख सकते हो, 3 रखोगे तो रिपीट हो जाएगा। ठीक, आप बोलेंगे सर इसमें कैसे पता चला, इसमें तो आपने एक ही रखा। तो मैं एक काम करता हूं, मैक्सिमम डैश इसमें पता करने के लिए सिंपल सा फंडा है, 3/2 कर दो, 1.5 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। 1.5 आ गया, ये तो पूरा नंबर नहीं है, तो 1.5 से छोटा 1 है, हम इसको कंसीडर कर लेंगे। तो मैक्सिमम डैश पे 1 रखेंगे, ऐसे करते हैं। वैसे इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन दे दे आपको ऐसे, मान लीजिए 6 ये है, 6 कार्बन दे दिए, 6 के 6 क्लोरीन लगा दिए ऐसे, ये लगा दिए 6 के 6 क्लोरीन। इसके ऐसे एक एक करके फाइंड आउट करोगे ना आप, तो इसके मैक्सिमम डैश कितने आएंगे? मैक्सिमम डैश इसके कैलकुलेट करो, 6/2 = 3 आएगा। ठीक, और इसके टोटल आइसोमर जीआई कितने आएंगे इसके, कैलकुलेट करना, 8 आएंगे। कोई जरूरत नहीं है ट्राई करने की, ये भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 5 वाले क्या करोगे, 5 वाले में मान लीजिए मैंने सारे मिथाइल ग्रुप लगा दिए ऐसे, ये सारे मिथाइल ग्रुप है, तो इसके टोटल जीआई कितने आएंगे? 4 आएंगे। ठीक, कर सकते हो ऐसे, ये करना आपको। ये था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इतना आसान सा था। ठीक, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इतना आसान था। ये पार्ट करने की जरूरत नहीं है जो इस पेज पे मैंने आपको पढ़ाया, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक, मैं लिख भी देता हूं, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक, लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, छोटा सा टॉपिक और है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, सबसे पहला जो आता है इसमें, सबसे पहला हम करते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, तो स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, जैसे आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, ये मान लीजिए आपको ये दे दिया सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक, ये सिस है, ये ट्रांस है। तो हमने क्या देखा, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप। तो बल्कि ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप सेम साइड है कि नहीं है, सेम साइड, और बल्कि ग्रुप सेम साइड तो रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। बात समझ में आई? और इसकी अगर बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे, बल्कि ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है, और अपोजिट साइड है तो रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना आसान सा है ये। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, जनरली अगर बात की जाती है तो सिस से ज़्यादा स्टेबल ट्रांस होगा। ठीक, ये ध्यान में रख सकते हैं हम लोग। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे आपका डाइपोल मोमेंट। तो हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट। सेकंड वन इज डाइपोल मोमेंट। देखो, डाइपोल मोमेंट हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल से पढ़ा है। होता क्या एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, तो अब क्या होगा, ये चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू से, तो इस डायरेक्शन में हम इसका डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। ठीक, ये होता है, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबको पता है। और न्यू होता क्या है, न्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक, डी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है उसके बीच का, है ना। तो Q इंटू डी, तो Q इंटू डी यानी Q क्या है, चार्ज ऑन एटम। ठीक, जो बॉन्डेड एटम है,
उन पे चार्ज कितना कितना आएगा, एंड डी इज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स बोल दो, क्योंकि हम यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं, और जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे वहां पे बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, या डिस्टेंस बिटवीन चार्ज भी बोल सकते हो, क्योंकि हम ये मानते हैं ना, जैसे मान लीजिए एच एफ है, एच एफ पे क्या होगा, इस पे डेल माइनस चार्ज आएगा, इस पे डेल प्लस चार्ज आएगा, इसलिए बात समझ में आ रही है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट डी बाई होती है, यूनिट क्या होती है, डी बाई, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है क्या। अब जैसे सिंपल हम एक एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए अपने को सिस 2 ब्यूटीन ही दे दिया वापस फिर से, तो ये सिस 2 ब्यूटीन है, ये सिस 2 ब्यूटीन है, ठीक, और यहाँ पे एक ट्रांस 2 ब्यूटीन दे दिया, तो इसमें अपने को करना है, ठीक, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन ऐसे बनेगा, ठीक, इसमें भी हाइड्रोजन शो करो आप, यहाँ पे भी हाइड्रोजन शो करो। अब आपको पता है जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी शो करते हैं हमेशा हम क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस केस में जब हम बनाएंगे, यहाँ पे कार्बन क्या sp3 या sp2, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ शो करेंगे, इसका बॉन्ड का मोमेंट इस तरफ शो करेंगे, और इसका भी इस तरफ करेंगे, और इसका भी इस तरफ करेंगे। देखो ये वाला इस बॉन्ड का मोमेंट और इस बॉन्ड का मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन इक्वल तो नहीं है ना, ये इक्वल नहीं तो एक दूसरे को कंप्लीट कैंसिल नहीं करेंगे, ये भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ इसका बॉन्ड मोमेंट आएगा जो न्यू हम कहेंगे नॉट इक्वल टू जीरो। किसके केस में, सिस के केस में। अब ट्रांस के केस में बात की जाए, ये इधर आएगा इस बॉन्ड मोमेंट, इस बॉन्ड का मोमेंट इधर आएगा, ठीक, इसका डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, इसका मोमेंट इधर आएगा, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक दूसरे ये कैंसिल कर रहा है, एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहा है, तो न्यू इज इक्वल टू जीरो फॉर ट्रांस, ठीक। और यहां से हम जनरली क्या बोल देते हैं, जनरली अगर बात की जाए सिस का न्यू ऑफ सिस इज मोर देन ट्रांस। ऐसा नहीं है कि न्यू ट्रांस का हमेशा जीरो होगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिक कंपाउंड था इसलिए जीरो हो गया। अगर कंपाउंड सिमेट्रिक ना हो तो जीरो नहीं भी होता है। नेक्स्ट वाले केस में हम यही एग्जांपल देखेंगे, एक बार आप ये नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए अपने को एक एग्जांपल ऐसा दे दिया जाए, जैसे यहां पे ये सिस बनाया, मान लीजिए ये आपका सिस है, ठीक, और मान लीजिए दूसरा केस आपका ये बना दिया ट्रांस का, ठीक। अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर यहां पे हम नोट करें तो यहां पे डाइपोल मोमेंट अगर आप देखें, इस बॉन्ड का इधर आएगा, ये इस बॉन्ड का इधर जाएगा, और ये इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेगा, ठीक, और यहां पे इसका किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। यहां पे हम क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड का इस तरफ होगा, इस बॉन्ड का भी उस तरफ होगा, और यहां पे इस हाइड्रोजन का इस तरफ आएगा, ये हाइड्रोजन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब देखो इसमें भी ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ट्रांस के केस में, और ये एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, ये तो कैंसिल कर देंगे लेकिन ये ऐड हो रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि न्यू जीरो है, न्यू जीरो तो नहीं होगा इस ट्रांस के केस में, ठीक। और यहां पे अगर बात की जाए, इसमें ये एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। ये बात तो सबको सही से समझ में आती है, और ये एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, तो न्यू नॉट इक्वल टू जीरो इसमें भी है, ये बात तो है। ये सिस का केस है, लेकिन अब सिस का ज्यादा है या ट्रांस का ज्यादा है, ये बात हम यहां पे नहीं कह सकते कि आप बोल दो कि देख के सिस का ज्यादा है या ट्रांस का ज्यादा है, क्योंकि यहां पे अपने को अगर वैल्यू पता है किसका बॉन्ड मोमेंट कितना है, सारे बॉन्ड एंगल्स पता है, तभी हम बता सकते हैं, क्योंकि न्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। लेकिन आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला, ये डायरेक्ट डायग्राम स्ट्रक्चर देख के अगर बोलो कि मैं तो बता दूंगा सिस का ज्यादा है ट्रांस का ज्यादा है, ऐसा बोलना गलत होगा। तो ऐसा आपको कभी बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखो कि दोनों का नॉन जीरो है। लेकिन जनरली जो अगर बात की जाती है, जनरली अगर जनरलाइज करें हम चीजों को, तो सिस का न्यू यानी सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस के डाइपोल मोमेंट से थोड़ा ज्यादा होता है। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट केस देखो, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए दो न्यू है ऐसे, ये न्यू 1 है और ये न्यू 2 है, यहां पे वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका सम फाइंड आउट करने के लिए आप वेक्टर क्वांटिटी कैसे पता करते हो, बताओ भाई। न्यू रिजल्टेंट क्या आएगा, न्यू 1 का स्क्वायर प्लस न्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 न्यू 1 न्यू 2 cos थीटा। ये वेक्टर सम ऐसे ही पढ़ते हो ना आप, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक। तो यहां पे ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो।
इसके अपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। देखो एक काम करते हैं, आपको पता है अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो कोस थीटा कितना आता है भाई, कोस थीटा 1 आता है। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए कोस थीटा कितना आता है 0। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए देन कोस थीटा इज इक्वल टू -1। तो हम कहेंगे एज थीटा इंक्रीज, ठीक, कोस थीटा डिक्रीज एंड न्यू डिक्रीज। ये बात ध्यान रख लो बस, आप तो आपका काम हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे आगे सारे क्वेश्चन इसी बात से सॉल्व हो जाएंगे। थीटा इंक्रीज करेगा कोस थीटा डिक्रीज करेगा न्यू डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तो यहाँ पे फाइंड आउट करके देख सकते हो आप, कर लोगे, लिखें इसको। ठीक, अब एक बार इसको नोट करो, फिर हम आगे और एग्जांपल्स करते हैं जो हम केमिकल बॉन्डिंग में वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन एक बार और फिर देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। लिखो इसको जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो, जैसे मान लीजिए अपने को ये क्वेश्चन दे दिया सिंपल कि ये बेंजीन है, बेंजीन सिमेट्रिक है, तो बेंजीन सिमेट्रिक है तो इसका न्यू तो 0 होगा। मान लीजिए बेंजीन की बजाय यहीं पे अपने को ये दे दिया जाए, यहां पे ये दे दिया जाए CH3 लगा के, तो इसका न्यू कुछ ना कुछ आएगा, ये सिमेट्रिक नहीं है, न्यू नॉट इक्वल टू 0। हालांकि बहुत कम आता है लेकिन नॉन जीरो आएगा। अगर मान लीजिए यहां पे अपने को अगर क्लोरीन लगा के दे दे तो इसका तो ऐसे आएगा, तो न्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और एग्जांपल देते, जैसे मान लीजिए मेरे को ये दे दिया जाए यहाँ पे CN, तो CN के केस में क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे लीनियर होता है, इसका रिजल्टेंट उस तरफ जाएगा और यहाँ पे एक और लगा दे अगर, तो इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, न्यू रिजल्टेंट 0 आता है। बात समझ में आई? ऐसे ही अगर आपको ऐसे लिख के दे देना, न्यू, ये लिख के नहीं देगा वो, बस CH लिख के देगा ऊपर, अपने आप अंडरस्टूड है कि ये लीनियर है, तो ये नीचे ऐसे, ये लीनियर ऐसे, ये अंडरस्टूड है, ये एक दूसरे को 180 डिग्री आ रहा है तो 0 कर देंगे। यहाँ पे 180 डिग्री एंगल है, लिख देना वैसे थीटा इक्वल टू 180 है, और थीटा उस वैल्यू में पुट करके देख लेना, क्योंकि इसका न्यू और इसका न्यू 1 इक्वल टू न्यू 2 है, इसका इनका भी सेम है, तो थीटा इक्वल टू 180 पे दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, 0 कर देंगे। बात समझ में आई? अब मान लीजिए अब यहाँ पे ऐसा दे दिया एग्जामिनर ने कि बताओ भाई इसका क्या होगा, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया। कुछ स्टूडेंट इसमें बोलते हैं कि न्यू 0 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना। ये लोन पेयर वाला जो है ना, यहाँ पे ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये दोनों लोन, ये ठीक, और यहाँ पे ये ऐसे, बोट शेप कहते हैं इसको। और एक्चुअल में होता ये है, ये बॉन्ड रोटेट करते रहते हैं, ठीक, रोटेट करता रहेगा, तो न्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है इसका रिजल्टेंट, ये ध्यान रखना है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए, ये तो OH था, मान लीजिए यहाँ पे आपको SH लगा के दे दे, तब भी आप क्या बोलोगे, न्यू नॉट इक्वल टू 0। ये मान लीजिए आपको यहाँ पे ये लगा के दे दे न्यू OCH3, तब भी आप बोलेंगे न्यू नॉट इक्वल टू 0। ये अपने को करना है, इसको लिखो, फिर हम आगे और अच्छे एग्जांपल्स करते हैं। अब नेक्स्ट देखना, और क्वेश्चंस हम करते हैं जिसमें जैसे डाई क्लोरो अगर आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस आपके काम के हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये दे दिया, Cl लगाया यहाँ पे, ये Cl लगाया ऑर्थो, ये इसका मेटा डाई क्लोरो बेंजीन है, और ये दे दिया मान लीजिए आपको पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको पता रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ठीक, ये रिजल्टेंट आएगा दोनों का न्यू का, ये रिजल्टेंट आएगा इधर, और इधर सॉरी लास्ट वाले में पैरा पे लगाना है, पैरा पे लगाया नहीं तो पैरा पे दिखाओ इसको, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, यहाँ पे ये अपोज करेंगे एक दूसरे को, ये तो न्यू इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों का अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए तो ये एंगल 60 डिग्री का आएगा, और ये एंगल आपको पता है 120 डिग्री आता है, और इसमें थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, इसलिए 0 हो गया। तो आपको पता है एज थीटा इंक्रीज, एज थीटा इंक्रीज कोस थीटा डिक्रीज, न्यू डिक्रीज। तो आप सिंपल सा सीधा क्या लिख दोगे, न्यू का ऑर्डर अगर यहां पे लिखोगे, ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर मेटा, फिर पैरा, ये हमेशा ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब नेक्स्ट मान लीजिए यहां पे इसके अलावा आपको
मान लीजिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव दे देता CH3 और ये Cl दे दिया, ठीक, ये दे दिया मान लीजिए आपको ऑर्थो, ये मेटा और ये आपका पैरा, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, मेटाक्लोरोटोलिन, पैराक्लोरोटोलिन। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो एक तो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक है इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो इसमें ये इधर खींचेगा और ये रिजल्टेंट इधर देगा, ये आपका रिजल्टेंट इधर आएगा क्योंकि कार्बन sp3 ये कार्बन sp2, और इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, इसका रिजल्टेंट इधर, इसका रिजल्टेंट इधर, ये एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आएगा यहाँ पे। बात समझ में आई। और इनकी अगर बात करोगे तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, देखो ये और ये, ठीक, ये थीटा इनका 60 डिग्री आया इस बार, और इनके थीटे की अगर इस बार बात करोगे तो ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, तो ये थीटा 120 डिग्री, तो थीटा इस बार ऑर्थो का ज्यादा है, उससे कम मेटा का, और पैरा का सबसे कम, तो न्यू का ऑर्डर इस बार ये आएगा ऑर्थो से ज्यादा मेटा, मेटा से ज्यादा पैरा। बात समझ में आई, कोई डाउट इसमें अपने को नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अपने को एक केस ऐसा दे दिया जाए, नेक्स्ट केस करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने को ऐसे बना करके दे दिया, यहां पे ये CH3 ही है, ये भी CH3 है, दोनों ऑर्थो है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ये मेटा पे है, और ये पैरा पे लगा के दे दिया, ठीक। तो इस केस में आपको पता कैसे करेंगे, इसमें देखना, यहां पे ये इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, इसका भी नीचे आएगा, इसका भी इसकी तरफ जाएगा, और इसका नीचे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, न्यू इक्वल टू 0 आया क्योंकि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है, वो ऐसे आ रहा है, वो ऐसे जा रहा है, अपोजिट हो जाए ना एक दूसरे के, तो थीटा 180 हो जाता है, ठीक। समझ आ रही है बातें आपको, अच्छे से समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे अगर बात की जाए, इनको कैसे करेंगे, ये इधर आ गया नीचे, ठीक, और ये ऊपर गया, यानी इनमें एंगल आ गया 120, इसमें कैलकुलेट करते हैं, ये नीचे आया और ये इधर गया, तो इनमें एंगल 60 डिग्री आया, तो सबसे कम एंगल ऑर्थो का है, तो न्यू का ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा का, फिर पैरा का, ये कर लेंगे। बात समझ में आई। अब मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग अलग लगा दूं मैं, देखो मान लीजिए यहां पे ये लगा दूं ClNO2, नेक्स्ट में भी इसमें मेटा पोजीशन पे NO2 चला जाए मान लीजिए, और थर्ड पोजीशन में पैरा पे चला जाए, तो आपको इसमें पता कैसे होगा, देखो अगर बात की जाए, ये बॉन्ड एंगल इसका इधर आएगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर आएगा, तो इनका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री आएगा, इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, दोनों का बॉन्ड एंगल अगर चेक करोगे ये 120 डिग्री आएगा, उसका उधर, इसका अपनी तरफ, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, न्यू कम आएगा, मतलब 0 तो नहीं आएगा क्योंकि अलग अलग आइटम लगे हुए हैं इस बार, ठीक। तो न्यू सबसे कम ऑर्थो किसका है, ऑर्थो का है सबसे कम थीटा, तो यहाँ पे न्यू की बात की जाए, ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा का, फिर पैरा का, ये ऑर्डर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये ध्यान रखना, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कोस थीटा घटेगा, न्यू घटेगा। अब देखो, आप दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लो, आप दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव ले लो, आप दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग अलग ले लो, ऑर्डर आएगा ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। अगर आपने एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव लिया और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया, यानी एक तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ऑर्थो ज्यादा मेटा, मेटा से ज्यादा पैरा। तो यही आपको बस ध्यान रखना है, इसमें और कोई ज्यादा रटने वाली बात नहीं है, ठीक। ये बहुत अच्छा दोबारा से मैंने आपको करवा दिया, केमिकल बॉन्डिंग में भी करवाया था, एक बार और रिपीट हो गया, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो थर्ड प्रॉपर्टी, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी का प्रिंसिपल मेरे ख्याल में आपको याद होगा, रिमाइंड करो क्या प्रिंसिपल है, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक से क्या मतलब समझते हो आप, लाइक डिजोल्व्स लाइक, क्या मतलब इसका, कि पोलर सोल्यूट पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल है और नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल है। ये बात समझ में आती है अपने को। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सिस जो होते हैं, सिस अगर जनरली बात की जाए, सिस आइसोमर्स आर मोर पोलर, सो दे आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट्स लाइक वाटर है, HCl है, HF है, ठीक। एंड ट्रांस आइसोमर्स आर नॉन पोलर और लेस पोलर, सो दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट्स लाइक बेंजीन है, CCl4 है, CH2 है। बस ये अपने को करना है, लिख दो एक बार, देख लो।
यहां पे क्या लिखोगे, सिस आइसोमर्स आर जनरली पोलर, generally polar, so they are soluble in polar solvents like water and trans isomers are non-polar or less polar, so they are soluble in non-polar solvents like benzene, CCl4, CS2 एटसेट्रा। हो गया, बस इतना ही लिखना है, इतना काफी है। ठीक, सोल्युबिलिटी में इतना काफी है। नेक्स्ट लिखो फोर्थ नंबर। फोर्थ आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट का। ये इंटरेस्टिंग है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले एक चीज समझ लो आप। यहां पे देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड ऐसे है, ठीक, सॉलिड के एटम एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए रहते हैं ऐसे, है ना। ये पता आपको, इस सॉलिड को जब मैं हीट देता हूं तो ये जब मैं इसको हीट दूंगा तो ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन बहुत दूर नहीं जाएंगे, रहेंगे पास ही। तो ऐसे, तो ये बन गया लिक्विड। तो सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बनता है, जिस टेम्परेचर में मेल्ट होगा दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। फिर इसको मैं अगर और हीट दे दूं, ये पार्टिकल्स बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं और ये गैसियस फॉर्म ले लेते हैं, दिस इज गैस। और जिस टेम्परेचर पे बॉयल होके स्टीम बनते हैं दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आई। अब देखो, अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनना अब मेरी बात, यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बेसिक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बेसिक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो देखो होता क्या है, अब मान लीजिए मेरे को दूर दूर किसी पार्टिकल को दूर दूर उठा के रखना है। आप मान लीजिए आपके रूम में बुक्स ऐसे बिखरी पड़ी हैं, कोई सिमेट्रिसिटी नहीं है, तो आपकी बुक्स आप आराम से एक उठा के इधर से उधर उठा के रख दोगे। लेकिन आपके रूम में मान लीजिए बुक्स ऐसे अरेंज की हुई है अच्छे से, 1 बाई 1 बाई 1 बाई 1, बिल्कुल साइज के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए बीच में से बुक नहीं निकाल सकते आप, समझ रहे हो ना मेरी बात, बीच में से बुक नहीं निकाल सकते, आपको ऊपर से ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी सिमेट्रिकली अरेंज है वो। तो इसलिए अगर सिमेट्रिकली कोई चीज अरेंज है तो उनको अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई अनसिमेट्रिक है उसको अलग अलग करना आसान होता है। और हम ये कहेंगे यहां पे अपने को पार्टिकल्स को पहले दूर दूर करना है, तो दूर दूर करने के लिए, तो अगर सिमेट्रिसिटी ज्यादा है तो हम साफ साफ बोलेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्रिसिटी। ठीक, और अगर हम यहां पे बात करें इन दोनों में, ये सिस टू ब्यूटिन एंड दिस इज ट्रांस टू ब्यूटिन, तो इसमें इसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये आपका सिस है, ये ट्रांस है, और इसका इसलिए ज्यादा बिकॉज इट इज मोर सिमेट्रिक। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये ज्यादा सिमेट्रिक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये दे दिया, पहला आपको दे दिया, ये दे दिया बेंजीन। ठीक, बेंजीन नहीं, चलो ये दे दिया आपको ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। सेकंड इज डाइक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन। थर्ड दे दिया मान लीजिए ऐसे यहां पे पैराक्लोरोबेंजीन। ठीक, एंड फोर्थ वन इज ऑल हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको लिख के दे दिया फॉर एग्जांपल। तो अब आप बताइए किसका ज्यादा होगा। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे जो ज्यादा सिमेट्रिक होगा उसका ज्यादा होगा। तो सिमेट्रिक कौन है यहां पे, तो आपको सिमेट्रिक साफ साफ नजर आ रहा है, ये वाला है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिक ये है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकली ये अरेंज होगा। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे सबसे बढ़िया सिमेट्रिकली अरेंज होंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे अपने को क्वेश्चंस करने रहते हैं। एक बार आप ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और बचा बस बॉइलिंग पॉइंट, 2 मिनट लगेगी, जल्दी से लिख लो।
तो ये हमने मेल्टिंग पॉइंट का देख लिया कि जिसकी ज्यादा सिमेट्रिक जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। या इसको बिल्कुल अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी है ना, और पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? जो ज्यादा सिमेट्रिक होगा। ये ऐसे भी आप नोट कर सकते हो जैसा आप करना चाहो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, सबसे ज्यादा सिमेट्रिक ये था इसलिए सबसे ज्यादा इसका है। अब नेक्स्ट मैंने बोला था आपका एक पॉइंट और बचा है तो वो हम कर लेते हैं, वो है आपका लास्ट पॉइंट। कौन सा आ गया? बॉइलिंग पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है मेरे ख्याल में। तो बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो पीछे हम क्या बोल रहे थे कि हमने क्या किया, सॉलिड को मेल्ट किया, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, फिर उसको गैस में लेके गए बॉइलिंग पॉइंट पे। जब ये लिक्विड को हम पार्टिकल को और दूर करेंगे ना, तो यानी हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ रहे हैं, इनको दूर दूर कर रहे हैं। यानी हम इनको जब दूर करेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रोल प्ले करेगा। यानी जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उनको दूर करना मुश्किल होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये आप लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लिख सकते हो IMFA, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अब आप देखो, मान लीजिए एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर से ज्यादा फोर्सेस पोलर पोलर के होते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। क्योंकि पोलर में क्या बनेंगे? डाइपोल बनेंगे। तो डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा किससे? नॉन डाइपोल से, मतलब नॉन पोलर से। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, अगर किसी की पोलरिटी ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या लिख दोगे? ये लिखो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी। यानी हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, सीधा सा लिख सकते हैं। तो जनरली अगर बात की जाए, तो जनरली अगर हम यहां पे बात करें, ये लिख दिया मान लीजिए अपने, सिस टू ब्यूटिन और ट्रांस टू ब्यूटिन, दिस इज सिस और दिस इज ट्रांस। तो इसमें आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा आएगा। किसका ऑर्डर है ये? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ये, यहां पे इसको हटा दो। ठीक, तो क्या बोलोगे? इसका न्यू का ऑर्डर भी यही है और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही है। कोई डाउट है क्या? तो ऐसे हम करते हैं, समझ आ रही बात? अब वैसे आगे हम बहुत सारी चीजें और पढ़ेंगे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वाल फोर्सेज होता है, और वंडर वाल फोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। जैसे मान लीजिए मेरे को सिंपल दे दिया, ब्यूटेन दे दिया, तो ब्यूटेन से ज्यादा किसका होता है? ब्यूटेन का प्रोपेन से ज्यादा होता है। ठीक, क्योंकि ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका कम है। वैसे इनमें ब्रांचिंग वगैरह कॉन्सेप्ट भी आते हैं, तो जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, नीचे वाला लिखो या ना लिखो। ठीक, तो आज का ये लेक्चर था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आज आपका कंप्लीट हो गया। हमने 3 चीजें पढ़ी, नोमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फिर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और लास्ट में हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो बहुत बड़ा लेक्चर आज ये था, कल का लेक्चर भी बड़ा था, लेकिन 2 लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसके बाद हम कल से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे, जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उसमें अपने को थोड़ा सा और ज्यादा 3D सोचना पड़ेगा, और ज्यादा मजा आएगा। तो आप तैयार रहो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, लेकिन उससे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू।